और डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी के पिछले साल जो फॉर्म भराए जा चुके हैं उसके एग्ज़ाम्स के तिथि के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। और बहुत जल्द अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी ग्रुप डी के संभावना है कि हो ही जाएगी। तो बेहतर है कि आप लोग अभी से इसकी तैयारी में पूरी तरह से लग जाए। तो इसी के लिए मैंने भी यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और मैं सभी क्वेश्चंस के मैथ को यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा ताकि आप लोगों की मैथ की अच्छी से तैयारी हो जाए अच्छे तरीके से। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आपके जो 17 सितंबर 2018 को शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम हुए थे, तो यहाँ पर हम आज उसकी यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले सेट का। तो यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए है स्टूडेंट्स, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो एक ड्राइवर जो है उस कार को किस स्पीड से चला रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चला रहा है और 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ड्राइवर है वो आपके 15 मीटर प्रति सेकंड, अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें तो यहाँ पर हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। तो आप लोग को जानते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड 18 के बराबर होती है। तो 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 तिया 15, तो 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपके हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय होती है। तो चाल आपके 54 और समय यहाँ पर लिए गए हैं 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि 3.20/60। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 20 तिया 60, तो आपके लिए हो जाएंगे 54 गुना 3 तिया 9, 10/3। तो 3 से आपने यहाँ 18 बार में कटा दिया, 18 दाई 180 किलोमीटर आपकी तय की गई दूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अब आपके लिए यहाँ बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स का काम करते हैं। और छोटी ब्रैकेट्स में भी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं वो लाइन ब्रैकेट इसे कहा जाता है, बार कोष्ठक होते हैं। तो जो बार कोष्ठक होते हैं उसकी काम हम लोग पहले कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके टोटली हो जाएंगे ये यहाँ पर 5 7, आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। और यहाँ से अगर आप इस छोटी ब्रैकेट में सोल्यूशन करेंगे तो 12 9 21 आपके 12 ये माइनस में है, तो 9 6 15 और 15 - 12, तो इसकी जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो आपके 3 हो जाएगी। तो यानी कि आपके यहाँ पर हो जाएंगे 56 डिवाइड 1/3 15 + 12 माइनस, और इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की जो हो गई वो वैल्यू आपके लिए हो गई 3। तो यहाँ से अब आपके हो जाएंगे 56 डिवाइड 1/3, और जो ब्रैकेट होता है तो वहाँ पर आपके जब कोई साइन नहीं होते हैं तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 15 12 27 में 3 घटा दिया हम लोग तो 24 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके 3 8 24। तो अब आपके यहाँ पर हो गए 56 डिवाइड 8, तो 8 सती 56 यहाँ पर हो गए। तो यहाँ से आपके ऑप्शन हो गए 7 सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो अब आपके यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको दी गई क्वेश्चन a - b की होल क्यूब प्लस b - c की होल क्यूब प्लस c - a की होल क्यूब बाई 3a - b b - c c - a।
तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अंक में। तो यहाँ पर जब भी आपके लिए ऐसी सवाल होती है तो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यदि आपके यहाँ पर जो आपको a माइनस बी की क्यूब दी हुई है, b माइनस सी और c माइनस ए के क्यूब, तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से देखें तो इसे हम लोग डायरेक्टली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पढ़ेंगे। तो ये जो a माइनस बी है वो a के जगह पर a का काम कर रहा है, जो b माइनस सी है वो आपके लिए b का काम कर रहा है, और c माइनस ए आपके लिए c का काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू हो जाती है वो आपके लिए हो जाती है 3abc। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम a, तो a का मतलब a माइनस बी प्लस बी यानी कि b माइनस सी और प्लस c यानी कि c माइनस ए, तो अगर हम जोड़ ले तो a प्लस माइनस ख़त्म, b प्लस माइनस c प्लस माइनस, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसलिए हम यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3abc। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी आपके वही चीज़ है, 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो जब ऊपर नीचे आपके पूरे सेम हो तो आपके ये एक बार में कट जाएंगे। इसकी जो आंसर हो गई वो 1 हो गई। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो पूर्ण घन ऐसी संख्या होती है जो कि किसी एक संख्या को 3 बार गुना करने से बनती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 9261 की, तो हमें इसे समझने के लिए इसका फैक्टर कर लेना होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम 3 से लगा सकते हैं, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर इसे आप 3 से लगा सकते हैं तो यहाँ पे आपके 1029 हो जाएंगे। फिर आप इसे 3 से लगा सकते हैं तो आपके यहाँ पर 3 तिया 9, 3 चौके 12, 343। और यहाँ पर अगर आप 343 को यहाँ 3 से नहीं लगेगा तो 7 से लगाएंगे तो ये 49 बार में लग जाएगा, और फिर 7 से आपके 7 बार में लग जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि 3 बार 7 और 3 बार 3 है, यानी कि ये 3 गुना 7 बराबर आपके 21 की ये आपकी क्यूब हो रही है। और यहाँ पर जो 8000 है वो भी 20 की क्यूब है। 20 गुना 20 3 बार करने से 8000 होती है, और 21 गुना 21 करने से आपके 3 बार 92 से 61 हो जाते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर पूर्ण घन है। तो इसलिए यहाँ पर आपके यहाँ देखिए नोट में आपको दे दी गई है कि डिस्क्रिपेंसी फाउंड हो गया इसमें, कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है प्रतिद्वंद्वता पाई गई है, इसी कारण इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। तो अगर सभी आप लोगों जब भी एग्ज़ाम दें तो आप सभी ऑप्शन को ज़रूर एक बार देख लें। इससे क्या होता है कि आप गलत करने से बचेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होती है कि अपने एक ऑप्शन पर ध्यान दिया, उसे सही या गलत लगा तो तुरंत वहाँ से वो कंक्लूजन निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शन को आपको पूरी तरह से देखना है और उस पर विचार करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से दी हुई है। यदि सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तो 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो आप जो यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर इस दोनों में सेक 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेंगे अगर,
तो यहाँ आपके फर्स्ट में हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर आपके लिए हो गई 1 इक्वल टू आपके हैं 3। तो यहाँ से आपके सेक स्क्वायर थीटा और इनटू जो आपके सेक स्क्वायर थीटा -1 होते हैं वो आपके हो जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके दोनों टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को 10 में चेंज कर ले तो सेक स्क्वायर थीटा आपके हो जाएंगे 1 प्लस आपके हो जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा और इनटू आपके बाहर में है टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर आपके लिए हो गई यहाँ पर 3। तो जब हम इसे टेन स्क्वायर थीटा से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू आपके हो जाएंगे 3। तो आपने यहाँ पर देखा 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये समझ गया, आप लोगों ने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न आपके दिए हुए हैं वो प्रश्न आपके यहाँ पर कोण ACB का, आपसे यहाँ पर कोण ACB का मान पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया गया है ACB जो कि आपके x है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कथन कौन सा जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग यहाँ ऑप्शन में इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आइए इस ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दिया गया है कि कोण D बराबर है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि या तो 1 अथवा 2 पर्याप्त है। तो अगर मान लेते हैं कि 1 आप या 1, तो अगर आपको सिर्फ 2 ही आपको दे दिया जाए और 1 नहीं दिया जाए तो आप फिर क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में। और अगर केवल 2 की बात करेंगे तो कोण D 60 डिग्री है, तो उससे हमको क्या कैलकुलेशन निकल सकता है, कुछ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अगर 1 और 2 दोनों प्राप्त हो और यहाँ पर D की वैल्यू अगर हमें 60 प्राप्त हो तो यहाँ पर हम C की वैल्यू बता सकते हैं कि 60 डिग्री होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो कोण ACB की वैल्यू प्राप्त करने के लिए ये भी ज़रूरी होनी चाहिए और ये भी ज़रूरी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, तभी हम एक्यूरेट मान बता पाएंगे। तो इसलिए इसका 1 और 2 दोनों ही आपके पर्याप्त है, क्योंकि जब भी आपके कोई इस तरह से वृत्त होती है और वृत्त में आपके जो 2 खंड, जैसे कि आप यहाँ पर एक जीवा ले लें, तो अगर इस जीवा के जो इस जीवा से ये वृत्त का एक अलग खंड यहाँ पर हो जाता है और ये नीचे का एक अलग खंड हो गया, तो ये जो एक ही खंड में जो कोण बनाए जाते हैं इस तरह से और एक कोण इस तरह से बना है, तो आप चाहे जितनी बार भी ये कोण इस तरह से बनाएंगे तो ये सभी कोण आपस में आपके बराबर ही होंगे। अगर आप इसकी वैल्यू जानते हैं तो ये भी उतनी ही होगी और ये कोण भी आपकी उतनी ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू आपको मालूम है या D की, तो आप यहाँ C की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपके त्रिकोणमिति से, हालांकि सवाल तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर जो थीटा की 2 वैल्यू है A और B यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से A और B कोई एक वैल्यू मान लेंगे। तो अगर हम A की 0 डिग्री मान लें और B को हम यहाँ पर 90 डिग्री मान लेते हैं, जिससे कि आपको सोल्यूशन करने में आसानी हो। तो आप देखेंगे अगर साइन A यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, प्लस जो साइन B है तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी प्रकार कॉस A यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस अब ऊपर आते हैं तो यहाँ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। उसके बाद आपके साइन A साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 माइनस साइन B यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपके 1 हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे 1 बाई नीचे भी 1
प्लस ऊपर देखेंगे तो 1/, लेकिन यहाँ पर आपकी हो जाएंगे -1। तो ये इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई, और प्लस माइनस माइनस इसकी वैल्यू 1, तो 1 - 1 = आपके हो जाएंगे 0। 0 हो गए इसके सही जवाब। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। जहाँ आपको बड़े व्यंजक आपको दिखाई दे तो आप वहाँ पर ए और बी की कोई भी वैल्यू लेकर इसे फाइंड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है और 4 को केक का क्रमशः, ये आपको हिस्सा यहाँ पर दिया गया, तो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो 4 मित्रों का यहाँ दे दिया गया है कि तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 4 जो फ्रेंड है उसका हिस्सा तो दे दिया गया है, और आपको 5वें जो दोस्त है उसका हिस्सा क्या होगा वो आपको निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपके सभी दोस्तों में दिया गया वो आपके 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी के हर जो यहाँ पर हैं उसको हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए एक ऐसा हर लेंगे जो कि सभी में आपके सही तरीके से फिट हो जाए। तो इसलिए हम उसकी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आपकी हो जाएगी 24। तो जो सबसे पहला 1/8 है, तो 8 या 24, तो 1/8 की जगह पर यहाँ पर 3/24 हो जाएंगे। उसी प्रकार 1/6 है तो वो आपके 4/24 हो जाएंगे। जो 5/12 वो 2 गुना हो जाएगी तो 10/24 हो जाएंगे। और जो 1/12 है वो भी आपके 1 दूनी 2/24 हो जाएंगे। तो अब अगर मान लेते हैं कि पूरा केक अगर 24 ग्राम का है, तो यहाँ पर 10, 2, 12, 12, 4, 16, 16, 3 जो 19 ग्राम है, 19 ग्राम तो हमने 4 दोस्तों में बांट दिया। तो रेस्ट कितने बच गए? 5 ग्राम। तो 5/24 ग्राम है वो आपके 5/24 हमने 5वें दोस्त को दिया होगा। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अब सवाल है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी? तो यहाँ पर जब भी दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे तो जो दूरी होगी वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो दूरी है वो आपके हैं 152.5 और प्लस 157.5 मीटर। तो जब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 310 मीटर। और 310 मीटर को पार करने में 9.3 सेकेंड लगे हैं। तो जो चाल हो जाती है आपके, चाल बराबर क्या होते हैं? तो चाल बराबर होते हैं दूरी बटे समय। यानी कि 310/9.3। तो ये आपके हो गए मीटर प्रति सेकेंड। तो जब आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18 यहाँ पर 5 से आपको करना पड़ेगा गुना। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पर 1 0 आ जाएंगे। तो आप देखेंगे 31 से ये 10 बार में कट जाएंगे और 31 तिया ये 93 हो गई। 5 दूनी ये हमारा यहाँ 10 कट गया, और आपके 3 से ये आपके 60 बार में कट जाएंगे। तो 60 दूनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की संयोजित गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभाज्य संख्याओं जो युग्म हम लोग कहते हैं, तो युग्म का मतलब होता है कि वैसे जैसे कि जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिसके बीच में आपके सिर्फ एक का ही अंतर हो। जैसे कि 71 और 73 आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके ऑप्शन सही लगे हुए हैं।
बाकी आप किसी भी ऑप्शन में देखेंगे तो 3 4 7, 37 4 41, 43 4 47, यहाँ जो डिफरेंस है सभी में अलग है। लेकिन जो युग्म होता है वो युग्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कि 2 का डिफरेंस हो। जैसे कि अगर 3 5 हो तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या का युग्म कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा अभाज्य संख्या पर खासकर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो स्टडी करें, क्योंकि अभाज्य संख्या के सवाल लगभग हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा अभाज्य संख्या का एक स्पेशल क्लास दिया गया, जहाँ की बहुत सारे यहाँ पर ट्रिक्स भी बताए गए हैं, बहुत सारे लॉजिक, सुपर लॉजिक बताए गए, बहुत ही आसान, कैसे हम आसानी से अभाज्य संख्या को समझ सकें। तो इसके लिए आप लोग अभाज्य संख्याओं पर आधारित हमारा क्लास ज़रूर देखें। अपने प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज मैथ में आप वहाँ ज़रूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन फिर से आपके यहाँ त्रिकोणमिति का सवाल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि cos स्क्वायर 5 + 1/cos स्क्वायर 5 + 17 = x है। तो x स्क्वायर का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि आपके यहाँ पर हैं cos स्क्वायर 5 और प्लस जो 1/cos होते हैं वो हो जाते हैं आपके sin स्क्वायर 5। तो ये आपके हो गए ब्रैकेट में, और प्लस आपके हैं 17 = आपके हो गए x। तो आप देखते हैं कि cos स्क्वायर 5 + sin स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 + 17 = x, यानी x की वैल्यू जो है वो आपकी हो गई 18। तो x स्क्वायर यानी 18 के स्क्वायर हो जाएंगे आपके 324। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इनलेट पाइप A और B है, जो एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप A को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? तो बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। तो आइए हम लोग बहुत आसान तरीके से हम लोग इसे यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो पाइप ए है वो आपके कितने घंटे में भर सकते हैं? 22 घंटे में। और जो पाइप बी है वो आपके कितने घंटे में भर सकते हैं? वो 33 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ एक ऐसी संख्या मान लेंगे टंकी की, 66 लीटर की टंकी अगर हम मान लेंगे, तो ये जो है आपके 22 घंटे में भरते। तो इसका मतलब ये 3 लीटर प्रति घंटा, 22 × 66, और ये आपके 2 लीटर प्रति घंटा, यानी 33 दूना 66। तो अब यहाँ पर हम लोग जान गए कि ए 3 लीटर हर घंटे भर सकता है और बी 2 लीटर हर घंटे भर सकता है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। तो ए को आपने तो बंद कर दिया, यानी अंतिम जो 3 घंटा था वो कौन चला? बी चला। तो बी तो 2 लीटर घंटा में भरता है। तो अगर ये 3 घंटे तक चला तो 3 दूनी ये कितने लीटर भरा? 6 लीटर अकेले भरा। अंतिम 3 घंटे में ये आपके 6 लीटर कौन भरा? बी भरा। तो यहाँ पर जो 6 लीटर अगर बी भरा अंतिम में, तो दोनों मिलकर कितने लीटर भरा? दोनों मिलकर 60 लीटर भरा होगा, क्योंकि 66 लीटर की टंकी है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने लीटर भरता है? 3 2 5 लीटर भरता है। तो ये 5 से कितने बार में कट गए? आपके 12 बार में, यानी दोनों मिलकर तो 12 घंटे चले थे और अंतिम में 3 घंटा आपके सिर्फ बी चला। तो 12 3 आपके कितने घंटे हो गए? 12 और प्लस 3, यानी कि 15 घंटे दोनों मिलकर टोटल भरने में समय लगाया। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर अगला सवाल जो आप देख रहे हैं कि अच्युत रुपया 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा
कि उसने जो है 30% दुकान में फर्नीचर लगाई और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदा। तो उसने यानी कि 50% जो है ये तो खर्च कर लिए। तो 50% जब खर्च कर लिए तो अब जो उसके पास शेष राशि बची वो भी कितनी परसेंट बच गई, 50%। तो 50 का मतलब कुल राशि का आधा, यानी कि अब उसके पास 25,000 का आधा, 12,500 उसके पास बचे हैं बाकी सामान खरीदने के लिए। बढ़ते हैं अगले को। तो यहाँ अब आपका जो सवाल है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने से अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हानि जो हुई 1/7 हुई है, यानी कि अगर 7 रुपये की पेन है तो उसने उसे 6 रुपये में बेचा होगा। तो यहाँ पर अगर 6 की वैल्यू कितनी है, 144 है, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा हो गए, तो देखा जाए तो इससे 24 गुना ज़्यादा है। तो आपके जो यहाँ पर क्रय मूल्य होंगे वो भी 24 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। तो 24 गुना ज़्यादा यानी कि आपके 24 गुना 7 कितने हो जाएंगे, 168 रुपये एक्चुअल में इसके क्रय मूल्य होंगे। तो आपने 144 में बेचा इसलिए 1/7 की हानि हुई थी। तो अगर 189 में हम अब बेचेंगे तो 189 में अगर हम बेचेंगे तो 168 हमारा सीपी है, तो हमें यहाँ पर कितने रुपए का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, 21 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये जो आपके 21 रुपये का प्रॉफिट होगा वो आपके कितने रुपए पर हुए, 168 रुपये पर हुए। सीपी आपका 168 है। इसे परसेंट बनाने के लिए आप 7 तिया 21 और आपके 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 3 अट्ठे आपके हो गए 24, यानी कि 1/8 का हो गया लाभ। तो 1/8 यानी कि 12.5%। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन बी है 12.5%। तो यहाँ पर आपके सही जवाब हो गए 12.5%, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला सवाल आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर दो ही चीज़ दिए गए हैं, 9/16 और आपको 13/24। तो आपको यहाँ पर अगर हम सबसे पहले दोनों के हर को बराबर कर ले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक है आपके 9/16 और दूसरा है आपके 13/24। तो अगर हम दोनों के हर को बराबर कर ले तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि आराम से दोनों आपके सेट हो जाए। तो इसकी जो 16 और 24 के एलसीएम 48 हो जाएगी। तो 16 तिया 48, तो 9 तिया 27, यानी इसकी वैल्यू 27/48 हो जाएगी। तो ये 24 दूनी 48 यानी 13 दूनी 26/48। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये तो 27/48 है और ये 26/48 है। तो 9/16 इसका मतलब बड़ी हो गई, तो 9/16 बड़ी और 13/24 छोटी, यानी कि यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हो जाएंगे सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो दोनों मिलकर जब इस काम को कर रहा है, कौन कौन, रोहित और रोहन, मान लो ए और बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि रोहन उसी काम को आपको कितने दिनों में कर सकता है, अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपके हैं रोहन और रोहित, ये दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। और जो आपके सिर्फ रोहन है, रोहन अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। तो मान लो यहाँ पर अगर हम लोग काम को 30 मान लेते हैं, तो रोहन और रोहित मिलकर डेली 3 काम करेगा, 10 या 30, और जो रोहन अकेले वो डेली 2 काम करेगा, 15 दूनी 30। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रोहन और रोहित मिलकर 3 काम कर रहा है, रोहन अकेले 2 काम कर रहा है। इसका मतलब जो रोहित है, रोहित तब यहाँ पर अकेला वो एक ही काम करता है। तो रोहित अकेला एक ही काम करता है,
तो अगर 30 काम है तो उसे अकेले काम करने में 30 दिन लग जाएंगे। तो 30 दिन हो गए इस सवाल के सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन अब जो यहाँ पर है आपके ये नियामक ज्यामिति का सवाल है। एक त्रिभुज के शीर्ष दे दिए गए हैं और इसके क्षेत्रफल निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल निकालने की एक सूत्र होती है। तो आप लोगों को सूत्र याद रखनी है कि हाफ x1, तो x1 हम लोग इसे x1 और इसे y1 मानते हैं, इसे x2 इसे y2 और इसे x3 और y3 मानेंगे। तो सबसे पहले x1 y2 आपके यहाँ हो जाएंगे, y2 माइनस y3 हो जाएगी, फिर आपके प्लस x2 यानी कि -4 हो जाएंगे। तो जब यह माइनस आएगी तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पर आपके माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो गई 4, y3 माइनस y3 आपके 1 हो गए और y1 जो हो गए वो आपके 2 हो गए। फिर से आपके प्लस x3 यानी x3 की वैल्यू 4 हो गई और x3 y1 माइनस y2, तो y1 आपके हो गए 2 और y2 आपके हो गए -3, तो वो हो गए आपके यहाँ पर प्लस आपके हो जाएंगे 3। तो इस तरह से यहाँ फार्मूला पर इसे आप लोग जब सेट कर लेंगे तो हाफ इंटू आप देखेंगे -3 -1 -4 इंटू 1 तो -4 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके 1 - 2 -1 तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आपके 4 हो गए और यहाँ पर प्लस आपके 3 2 5 5 चौके 20 हो गए। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो -4 + 4 आपके कट गए, तो 1/2 इंटू आपके हो गए यहाँ पर 20, तो 2 से आपके ये कट गए 10 बार में, तो यानी कि 10 वर्ग इकाई आपके हो गए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर ये फ्रैक्शंस वैल्यू दी गई है जिसकी आप लोगों को मॉस ऑफ यानी कि SCF निकालनी है। तो इस तरह की जब भी हम लोग SCF निकालेंगे तो जब भी आपको SCF की बात कही जाएगी तो ऊपर के जितने भी अंक होंगे अंश में यानी कि 2 8 10 और 32 इसकी आप लोगों को SCF निकालनी होगी। और जो नीचे जितनी भी अंक होगी यानी कि 3 9 27 और 81 इसकी आपको LCM निकालनी होगी। और अगर यहाँ पर मॉस ऑफ की जगह लॉस ऑफ होगी तो ऊपर की LCM निकालनी होगी और नीचे की SCF निकालनी होगी। तो जब आप यहाँ देखेंगे SCF निकालेंगे तो चूँकि सबसे छोटी यहाँ पर तो 2 है इसलिए इसकी SCF 2 ही होगी। और जब यहाँ पर आपके देखेंगे 3 9 27 81 तो इसकी LCM आपकी हो जाएगी 81, क्योंकि सबसे बड़ी 81 है। यहाँ पर 81 जो है वो सभी से कट जाते हैं, तो 2/81 इसका हो गया मॉस ऑफ ऊपर का SCF और नीचे का LCM। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि संख्या x आपके x और 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x और 4461, तो हमने आपको 11 से जो विभाज्यता की नियम बताई थी तो वो क्या होती है कि जो एकांतर संख्या होती है जैसे x के बाद हम फिर इस 4 को छोड़कर अगली 4 को लेंगे, 4 के बाद 6 छोड़कर 1 को लेंगे और उसके बाद जो आपके जो इधर है 6 और 4 यानी कि 1 के बाद एक संख्या लेनी है, लगातार संख्या नहीं लेनी है और उनके योगफल आपके बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम x 4 और 1 5 हो गए तो यहाँ x की वैल्यू मालूम नहीं, और अगर यहाँ हम देखें तो 6 4 आपके 10 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 4 1 5 और 5 + x, तो 5 + x बराबर 10, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तभी आपके 5 5 ये भी 10 होंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर x की वैल्यू 5 होगी। तो जैसे यहाँ पर आपकी 5 हो जाएगी तो मैं इसे एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को तो किस प्रकार से हो जाएगी। तो इस जब भी आपके यहाँ पर हो जाएंगे इस तरह से तो 5 4 9 1 10 और ये 6 4 10, तो दोनों हो गए बराबर। तो इस तरह से 11 की विभाज्यता की नियम होती है। बढ़ते हैं अगले। तो अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट दे दिया गया है। तो दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या जो है वो 12,40,000 है। तो
तो अब यहाँ पर हम लोगों को इस जो यहाँ पर पाई चार्ट दी गई है उसे हम लोग को पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर हमें यहाँ पर सवाल के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो आपके टोटल 12,40,000 मोबाइल में से यहाँ पर अगर देखें मोबाइल ABC की जो निर्माण कंपनी है वो कितने फ़ोन बनाते हैं, 28% ABC बना रहे हैं और L&M जो मोबाइल है वो 30% बनती है। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। तो सभी मिलाकर 100% है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर सवाल है अब कि कंपनी L&M द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके जो L&M है वो 30% करते हैं। तो टोटल अगर यहाँ पर 12,40,000 है तो इसका आपको 30% L&M के हैं तो 30/100 कर देंगे। तो आपके यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 124 या 372 पर 3 यानी 3,72,000 जो है वो आपके कौन कर रहे हैं, ये 3,72,000 कंपनी आपके L&M कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसे यहाँ पर। तो ऑप्शन आपके जो डी में है यहाँ पर, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन डी में ये 3,72,000 ये L&M कंपनी उत्पादन कर रहे हैं मोबाइल की बात। अब देखते हैं यहाँ का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए कि 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ब्याज की गणना वो अर्धवार्षिक तौर पर हो रही है। तो जैसे अर्धवार्षिक पर होगी तो सबसे पहले जो आपकी रेट है वो रेट तो आपकी हो जाएगी आधी, यानी कि 10 के जगह हो जाएगी 5%। और जो आपके टाइम आपके हैं 2 वर्ष, तो वहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे वो 4 छमाही हो जाएंगे, क्योंकि आप 6 महीने पर ब्याज दे रहे तो 2 साल में आपको 4 बार ब्याज देने होंगे। तो यानी कि 5% जो होते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/20। तो अगर आप 20 रुपये अगर राशि रखते हैं तो ये 20 रुपये आपके 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। उसी प्रकार से फिर ये 20 रुपये आपके 21 रुपये हो जाएंगे, फिर आपके ये 20 रुपये आपके 21 रुपये हो जाएंगे और चौथे बार में 20 रुपये 21 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आप टोटल पैसा 1,60,000 रखते हैं तो ये पैसा आपका बढ़कर हो जाता है, तो ये आपके हो जाएंगे जो 1,60,000 है वो आपके हो जाएंगे 1,94,481। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपको 1,94,481 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपने 1,60,000 रुपये रखा था तो यहाँ पर आपके 60 और 30 34, तो 34,481 रुपये ये जो आपके अतिरिक्त हो गए ये आपके क्या हो गए, ये आपके ब्याज हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके यहाँ इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं दी गई, मैं समझा देता हूँ इसे। द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़, यानी कि को प्राइम हम लोग उसे कहते हैं जैसे कि अगर कोई भी हम लोग 2 अभाज्य संख्या ले 3 और 5, या कोई भी 2 अभाज्य संख्या जो होती है, या फिर एक आपके अभाज्य संख्या हो जाए, एक आपके उसमें जैसे कि अगर हम ले 8, तो इससे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जब भी को प्राइम होगी तो उसकी HCF हमेशा 1 होती है, इसे हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। यदि कोई भी 2 ऐसे संख्या हो जिसमें एक आपके ऐसे एक भाज्य हो एक अभाज्य संख्या हो लेकिन उसका HCF 1 होता है तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमेशा जो को प्राइम नंबर होते हैं उसका HCF 1 होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके वो टैंक से रिलेटेड है। A, B और C एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं, मीन्स वो नल हैं।
ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा? तो आइए अब हम लोग यहाँ पर इस सवाल को बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो ए और बी मिलकर यहाँ पर है वो 6 घंटे में भरते हैं। बी और सी की जब बात करेंगे तो 10 घंटे लगाते हैं। और जब हम यहाँ पर सी और ए की बात करें तो ये यहाँ पर 7.5 घंटे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसी संख्या ले लेते हैं टैंक की क्षमता जो कि इस तीनों से कट जाए। तो अगर हम यहाँ पर ले ले 30, तो ए और बी मिलकर 5 लीटर प्रति घंटा भर सकता है। बी और सी मिलकर 3 लीटर प्रति घंटा भर सकता है। और ये आपके 7.5 चौके 30 4 लीटर प्रति घंटा भर सकता है। यानी कि अगर आपके ए बी सी अगर ये सभी 2 बार अगर भरे ये करता है, दोनों 2 बार आए तो 1 घंटे में 5 3 8 4 12 लीटर भर सकता है। यानी कि अगर ये एक ही बार आएगा ए बी सी तो कितने लीटर भरेगा? ए बी सी तीनों मिलकर 6 लीटर भरेगा। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं ए बी सी तीनों मिलकर आपके जो है 6 लीटर भरता है। और हम ए अकेले की बात करते हैं तो बी सी का उसमें से हटा देते हैं। तो बी सी कितना लीटर भर रहा है? 3 लीटर। तो इसमें से अगर हम बी प्लस सी का 3 माइनस कर दें, ये जो बी प्लस सी का 3 माइनस हो जाएगा, तो ए अकेला इसका मतलब कितना लीटर भर सकता है? ए अकेला 3 लीटर भर सकता है। तो जब ए अकेला 3 लीटर भरता है तो इसे 30 लीटर को भरने में 3 दाएँ 30 यानी कि 10 घंटे मात्र लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गए इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। ए को अकेले यहाँ पर 10 घंटे लगेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल अब आपके लिए दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है आपके कि यदि ए बी समांतर ई सी के समांतर हो। यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि ए बी जो है ये ए बी ये आपके ई सी यानी इस रेखा के समांतर है। और बी सी डी 72 डिग्री हो यानी बी सी डी ये जो आपका यहाँ पे एंगल है वो आपके है 72 डिग्री। तो कोण बी ए सी यानी कि आपको ये कोण यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आइए मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि कोई भी अगर इस तरह से एक वृत्त हो तो यहाँ अगर आप देखेंगे ई सी डी को, अगर आप इस रेखा को देखेंगे तो ये जो रेखा ई सी डी है ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये वृत्त को यहाँ आपके सी पर स्पर्श की है। तो इसी तरह से जब भी अगर मान के चलो और यहाँ बी सी एक वृत्त की जीवा है, तो अगर कोई जीवा वृत्त की हो बी सी और हम इस जीवा पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दें तो इस जीवा द्वारा जो एकांतर कोण बनाए जाएंगे ये कोण, और फिर इसी जीवा द्वारा जो आपके वृत्त पर कहीं कोण बनाए जाएंगे तो ये जो कोण होंगे तो ये कोण अगर x होगी तो ये भी कोण आपके x ही होंगे, यानी दोनों कोण ये बराबर होते हैं। यानी कि इस जीवा और स्पर्श रेखा से जो कोण बनेगा ये एकांतर कोण ये आपके कहीं भी जाकर वृत्त पर जब ये जीवा कोण बनाएगा तो इस कोण के आपके बराबर हो जाएंगे। ये आपको नियम याद रखनी है।
तो अगर यहाँ पर ये 72 डिग्री है तो ये भी जो कोण यहाँ पर होंगे वो भी आपके कितने हो जाएंगे, 72 डिग्री ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपके कोण BAC का मान 72 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपके हैं 4 72 डिग्री आपके हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में यहाँ पर आपके लिए मैथ्स के इतने ही सवाल थे इस सेट में जो पूछे गए थे आपके 2018 17 सितंबर को। तो हम लोग अब यहाँ पर आज के सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।